गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं संजीव पोसवाल आपका अपने यूट्यूब चैनल चहेते यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और हमारा लर्निंग अड्डा जो है क्या कहते हैं, आप सब लोग जानते ही हैं, आपको बताने की आवश्यकता इतनी नहीं रहती अब, क्योंकि काफ़ी लोग इसके बारे में जान चुके हैं। तो धीरे धीरे करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर आते हैं, एआई में भी गोता लगा के आते हैं, हम एआई की गहराई तक भी नाप के आते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। लगभग मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा जो लर्निंग अड्डा है वो 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स लेकर आता है, लेकिन कम से कम 60 से 70। और इस बार तो मैंने कुछ नया किया है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए नया किया है, थोड़ा सस्पेंस है। धीरे धीरे क्लास शुरू होती है तो उसके बाद पढ़ाते हैं। क्लास हमारी बिल्कुल फ्री, निःशुल्क और सबके लिए ज्ञानवर्धक है, और ज्ञानवर्धक कीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 1 नवंबर से हम लोग आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पर सुबह लाइव दिखाई देंगे, ठीक है। आप लोग बस थोड़ा सा वेट कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग ये काम शुरू करेंगे। और हमारा स्लोगन है मॉर्निंग टी विद मी। मॉर्निंग टी के साथ शुरू करते हैं हम अपना आगे की बात। देखो, सबसे पहले आगे की बात ये, जीवन सबसे मैं तो हमेशा से ही बोलता आया हूँ ये बात। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जीवन का सबसे बड़ा गुरु क्या है? वक्त है, टाइम। टाइम ही बताता है सही है या गलत है, सही है या गलत है। लेकिन मैंने ये भी बताया कि डिसीजन मेकिंग भी होनी चाहिए। अगर डिसीजन मेकिंग नहीं है तो ना तो आप प्रशासनिक अधिकारी बन सकते अच्छे, ना घर में कोई बड़े बन सकते, ना घर वाले आपको कोई, मतलब ये समझ लीजिए आपकी वो सब जिंदगी जिएंगे अगर डिसीजन नहीं लेते हैं। अगर डायनेमिक जीवन जीना है, पर्सनैलिटी को अपना डेवलप करना है, तो उसको लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है क्या कहते हैं, डिसीजन लेने सीखने हों, ठीक है। समय के अनुसार अपने आप को ढालिए और काम करते जाइए, क्योंकि वक्त नहीं रुकता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया इस बार, चक्रवात मोन्था आया है, ये मोन्था आ गया साहब। और इसके लिए कौन सा कथन सत्य है? सत्य के बारे में पूछ रहा है। देखो, कई सारे कहते हैं ये अक्टूबर 2025 में अरब सागर में नहीं आएगा, नहीं बोब में आएगा। मैं इसको भी यहीं सही करा देता हूँ, बे ऑफ बंगाल में आएगा, इसका मतलब ये गलत हो गया। ये तेज हवा है, इसका अर्थ तेज हवा है नहीं, इसका अर्थ है सुगंधित फूल। मोखा का, मोन्था का सुगंधित फूल, तो ये भी गलत हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ गुजरात राज्य को पहुँचाएगा? नहीं पहुँचाया, नहीं। क्यों नहीं पहुँचाया? किसको पहुँचाएगा? विशाखापट्टनम को, क्योंकि गुजरात में तो मतलब ही नहीं बनता। तो कौन सा सही है ये? इसका नाम थाईलैंड ने रखा है साहब, थाईलैंड ने इसको मोन्था कहा है। क्या कहा? थाईलैंड ने इसको मोन्था कहा है। कुछ बातें हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं, ये पहले तो याद करेंगे, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, उष्ण कटिबंध। और उष्ण कटिबंध चक्रवात क्या होता है? ट्रॉपिकल। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ने बोल दिया ट्रॉपिकल, तो ट्रॉपिकल क्या है? तो ये हम पृथ्वी बना लेते हैं। ये झुकी हुई है भैया पृथ्वी, कोई आदमी मुझसे मत कहने लगना कि झुकी नहीं है। तो 0 डिग्री ये तो भूमध्य रेखा, और ये रेखा है 23.5 कर्क रेखा, कर्क। और ये 23.5 पे क्या है? मकर रेखा, मकर। 23.5 दक्षिण में, और 23.5, ठीक है। तो ये कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इन तीनों रेखाओं के बीच में भी जो भी साइक्लोन होगा वो ट्रॉपिकल होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य इस तीनों रेखाओं पे हमेशा सीधा रहता है लगभग, यहाँ कम पहुँचता है, यहाँ कम पहुँचता है। तो जो भी तूफान होगा, जो भी चीज़ होगी वो ट्रॉपिकल होगी, और सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी यहीं मिलेगी, तो ट्रॉपिकल होगा, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये, ठीक, साइक्लोन है। थोड़ा सा इसको करते हैं, पेन का करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये, ठीक। ये कब तक है? 28 अक्टूबर तक। कब, कहाँ पहुंचेगा? विशाखापट्टनम तक पहुंचेगा। जाहिर सी बात है, विशाखापट्टनम पहुंचेगा तो कहाँ पहुंचेगा? बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा। और जब बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा दोस्तों, तो यहाँ पर तेज हवा बारिश तो होगी होगी, आप जानते ही हैं, हवा और बारिश होगी, बहुत तेज हवा बारिश होगी। साथ में और जगह को लपेटेगा, कौन कौन सी जगह को लपेटेगा? तेलंगाना भी पहुंचेगा ये, उड़ीसा भी पहुंचेगा ये, और वेस्ट बंगाल भी पहुंचेगा। मतलब पश्चिम बंगाल, मतलब जितने भी यहाँ के वाले भारत के देखें हम, इधर तो है अरब सागर, अरेबियन सी, और इधर है बे ऑफ बंगाल, बोब। तो बोब के जितने भी, तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु भी लिख देते हैं इसमें, तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु से ऊपर विशाखा, आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश से ऊपर क्या? उड़ीसा हो गया, उड़ीसा से ऊपर क्या हो गया? पश्चिम बंगाल हो गया। ये सारे के सारे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा,
ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश और ये TN तमिलनाडु, ये सारे के सारे जो हैं ये वो राज्य हैं जिन पर ये तूफान, और यहीं पर आया था अपना थाईलैंड। तो थाईलैंड ने इसका नाम रखा है, इसका मतलब बंगाल की खाड़ी में उठने वाला तूफान है ये, ठीक है। और इसको किसने नाम रखा है इसका, इसका नाम मैंने अभी आप लोगों को बताया, किसने रखा, थाईलैंड ने नाम रखा है ना इसका, थाईलैंड ने नाम रखा है। और इसका थाईलैंड ने नाम रखा मोन्था, ने रखा थाईलैंड ने। इसका अर्थ होता है सुगंधित फूल, खुशबू वाला फूल, ठीक है। ये सुंदर फूल, सुंदर फूल भी लिख दी। चलिए जो नया क्या उसको दिखाते हैं। नया ये है AI की चटपटाई मसालेदार खुराक। कौन खाएगा इसको, हैं। AI की गहराई में तो बहुत गोते लगवा लिए मैंने आपको। चटपटी मसालेदार खुराक, ये मैं इस तरीके के 4 या 5 क्वेश्चन लाया करूँगा। और अगर हम डिजिटल बोर्ड में पढ़ाएंगे तो कम से कम 10 क्वेश्चन AI की चटपटी खुराक वाले होंगे, जो हमेशा उस क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, ठीक है। जो आपने करंट का क्वेश्चन पढ़ा उससे रिलेटेड है। चक्रवात के केंद्र में कम दबाव वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, नेत्र। ये याद रखेंगे, फैक्ट है ये। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात किस हवा में घूमती है, तो देखो सुनो, देखो ये याद रखो, ये पृथ्वी है, पृथ्वी, पृथ्वी के बीच में से 0 डिग्री कट गई तो ऊपर वाला हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, गोला हो गया ना ये आधा, और ये हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये फेरल का नियम क्या कहता है, फेरल का नियम ये कहता है कि जब हवाएं उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं तो अपने लेफ्ट की ओर घूम जाती है, ऐसा समझो, ऐसे घूम जाती है, ऐसे घूम जाती है, लेफ्ट की ओर घूम जाती है। तो कैसे घूमेंगी, उत्तरी गोलार्ध में लेफ्ट की ओर और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणावर्त, तो दक्षिण से दक्षिण, लेफ्ट से लेफ्ट, ये बात याद रखेंगे आप, ठीक है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या है, तो जो प्रशांत महासागर में आता है उसका नाम टाइफून है। हरिकेन और टोर्नेडो कहाँ आता है, USA और मैक्सिको में। ये बढ़िया है ना, AI की चटपटी खुराक, बिली बिली ऑस्ट्रेलिया। और टोर्नेडो, ये टाइफून आता है चीन जापान में, ये भी याद लगे, चीन और जापान। चलो इसमें भी थोड़ी सी AI की गहराई बता दें, चटपटी खुराक। टोर्नेडो, टोर्नेडो क्या है, टोर्नेडो 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 आता है USA में, ठीक, याद रखेंगे। चक्रवात के लिए सतह का तापमान कितना होता है, लगभग 26 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक। जब समुद्र का तापमान बढ़ जाता है तब साइक्लोन आते हैं। बहुत बढ़िया, ये चटपटी खुराक लग रही है मुझे, मैंने इसकी कोशिश की है आप लोगों के लिए कुछ नया करने की। चलिए आगे चलते हैं। भारत के 53 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेगा, कौन पदभार ग्रहण करेगा, तो साहब गवई साहब जाने वाले हैं और उनकी जगह न्यायमूर्ति सूर्यकांत आने वाले हैं, ठीक। सूर्यकांत जी कब आएंगे, सूर्यकांत जी कब आएंगे, ये है सूर्यकांत जी, देख लीजिए सूर्यकांत जी कब आएंगे। इनका कार्यकाल होगा 23 नवंबर से लेकर 9 फरवरी, ये 2025 है, 2027 तक रहेंगे ये, लगभग 14 माह का कार्यकाल होगा, ठीक। कुछ बातें कर लें AI की गहराई वाली, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, कुछ बातें AI की गहराई वाली कर लेते हैं हम, क्योंकि ये जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किसमें है, आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 कहता है भारत में उच्च न्यायालय, भारत में सुप्रीम। दूसरी चीज क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति आर्टिकल 124 के खंड 2 में, याद रखेंगे, जज की नियुक्ति। नंबर थर्ड क्या कहता है, योग्यता क्या है साहब जज की, 5 साल हाई कोर्ट में जज, 2 या 2 से अधिक में भी हो सकते हैं, 10 साल हाई कोर्ट में वकालत, दोनों हाई कोर्ट हैं, वकील, ठीक। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। इस आधार पर वरिष्ठता के, वरिष्ठता में क्या माना जाता है, सेवा अवधि, कार्यकाल 65 साल, पद से हटाया जाना, दोनों सदनों के द्वारा,
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। हाँ देखो, ये हमने कुछ एआई की चटपटी मसालेदार खुराक लेकर आए हैं आपके लिए, बहुत बढ़िया। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरा लाल जे कानिया, इंपॉर्टेंट है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मैंने अभी बताया, राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 65 साल, ये भी बताया है। सबसे कम समय के लिए न्यायाधीश कौन रहे? ठीक है, इनका नाम है कमल नारायण सिंह। ये आ सकता है क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, एआई की गहराई वाला है ये क्वेश्चन। और सबसे कम समय तक रहे हैं कमल नारायण सिंह। ठीक है, कौन रहे हैं? कमल नारायण सिंह, याद रखेंगे बात। ठीक, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ठीक, एक सेकेंड और। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं, मुझे थोड़ी सी याद आ गई। यूएसए जो है ना, यूएसए, क्योंकि हमने जो न्यायिक व्यवस्था कहाँ से ली गई? यूएसए से ली है। यूएसए के बारे में एक चीज़ सुन लो, बहुत अच्छी है, कि यूएसए का सुप्रीम कोर्ट का जज, ये चीज़ नहीं ली हमने यहाँ से, का जज आजीवन आजीवन पद पर रहता है। अगर उसको जीते जी हटाना है तो उसमें महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग मतलब दोनों सदनों द्वारा, क्योंकि दोनों सदनों द्वारा हटाने की प्रक्रिया भी हमने अमेरिका से ली है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। हाल में दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR450, मतलब भाई बहुत ही खतरनाक बना दी है। 450 का मतलब है कि 450 की रफ्तार पकड़ ली इसने। ठीक है, तो किसने बनाई है? चीन ने बनाई है। समझ लिए, चीन इस समय वो क्रांति ला रहा है, वो क्रांति ला रहा है, सोच नहीं सकते आप। ये 40 सेकंड में, सोचिए आप, 40 सेकंड में 350 किलोमीटर की स्पीड पर भाग गई पर आवर। क्या होगा पता नहीं। ठीक, औसत स्पीड इसकी कितनी होगी? औसत होगी 400, मतलब 400 तो औसत में चलेगी। हाई स्पीड किसने पकड़ी? इतने 450 किलोमीटर पर आवर पकड़ ली। तो क्वेश्चन आएगा, दुनिया की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? सबसे तेज बुलेट ट्रेन कौन सी है? ये है, ये रही, देखो साहब, रॉकेट बन गई, रॉकेट। ठीक है, अब इसको जरूर याद रख लेंगे। भारत की बुलेट ट्रेन के बारे में बात करें तो भारत की चटपटी खुराक ये आ गई है। 2025 के अंतर भारतीय रेलवे नेटवर्क में किस ट्रेन के परिचालन गति सबसे तेज होगी? मतलब सबसे तेज वाली ट्रेन भारत की कौन सी होगी? तो वो ये नमो भारत रैपिड ट्रेन है। कोई भी वंदे भारत नहीं लगाएगा। सबसे सबसे तेज, भारत की सबसे तेज, भारत की सबसे तेज चलने वाली क्या है? एआई की खुराक चटपटी मसालेदार। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना स्लोगन? ठीक है, थोड़ा सा मैंने सोचा इनोवेटिव करके देखें, नया तो होना चाहिए कुछ, ज़िंदगी हमेशा पुरानी चीज़ों पे नहीं चलनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर भारत की सबसे तेज ट्रेन है, जिसका नाम क्या है? नमो भारत। वंदे भारत एक्सप्रेस किस सरकारी पहल के? तो मेक इन इंडिया पहल के द्वारा बनाई गई है। मेक इन इंडिया पहल 2014 में शुरू हुई थी और उसके द्वारा हमने वंदे भारत एक्सप्रेस बनाई है। ठीक है, क्लियर, समझ रहे हो? और वंदे भारत एक्सप्रेस आपने देखी है। नाम बदलने का चलन हर सरकार में रहता है, सरकार कोई सी भी हो। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रख दिया गया है, तो इसका नाम रखा गया है छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन, ये रख दिया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके बारे में फिर वो आते हैं, एआई की खुराक चटपटी मसालेदार। ठीक है, मुझे भी अच्छा लग रहा है इसको पढ़ने में। आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप भी बताना मुझे, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा? देखो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, मतलब समझ लीजिए चटपटे मसालेदार क्वेश्चन है। यह हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, याद रखेंगे, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। भारत का सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म सबसे पहले होता था गोरखपुर का, लेकिन अब हुबली का हो गया। हुबली कहाँ पर है? कर्नाटक में। इसका हो गया, हुबली का हो गया। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है जिसपे 44 प्लेटफॉर्म है? तो ये है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, न्यूयॉर्क। विश्व का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, तो याद रखेंगे न्यूयॉर्क में। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना ये प्रयोग कैसा रहा। भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो बोरीबंदर जो अब CST बन गया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बन गया मुंबई में। 4 क्वेश्चन, और जब हमारे पास बोर्ड होगा तो इसके 10 क्वेश्चन कर देंगे हम। ठीक है, और 1 नवंबर से लाइव ही आएंगे।
भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। मरणोपरांत किसको दिया गया है? तो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम है जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है। और ये विज्ञान पुरस्कार क्या है? पहले विज्ञान पुरस्कार बड़े सारे दिए जाते थे, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये पुरस्कार, वो पुरस्कार, तो बड़ी समस्या होती थी। मैंने बहुत बार याद करने की कोशिश, मुझे भी याद नहीं हो पाते थे। केमिस्ट्री में अलग, उसमें अलग, उसमें अलग। फिर उसके बाद क्या करा, सरकार ने हमारी बात सुन ली, हमारी मान ली है, किसी की मान ली, उन्होंने सोची छात्र बड़े परेशान है, कैसे याद करेंगे, तो श्रेणियों का विभाजन कर दिया। क्या क्या श्रेणियों में दिए गए हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कौन कौन सी श्रेणी में दिए जाते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, पहले तो समझ लीजिए 26 अक्टूबर को दिया गया। मरणोपरांत दिया गया है, वो दिया, मतलब 2 दिन पहले। अच्छा, हम आ जाएं इधर, दूसरी बात क्या है, तो इनका नाम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है। तो किस किस को दिया जाता है? पहला पुरस्कार, श्रेणी देखो, 3 श्रेणी, 4 श्रेणी है। पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, ये मिल गया नल्लीकर को। सेकंड पे दी जाती है विज्ञान टीम। अब विज्ञान टीम कौन सी है? CSIR की अरोमा मिशन। ठीक, थर्ड आ जाओ, विज्ञान श्री, पद्मश्री है। 8 पुरस्कार मिले हैं 8 लोगों को दिया गया, 8 लोगों को दिया गया। नंबर 4, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इसे मिला। 45 साल से कम आयु के वैज्ञानिकों को दिया जाता है, दिया नहीं गया है इस बार, से कम आयु। ठीक है, ये पुरस्कार दिए गए। अच्छा, याद रखना, अरोमा मिशन को दिया गया, ये मिल गया, ये मिल गया, 8 लोगों को दिया गया। 8 लोगों के नाम याद मत करना, कतई नहीं आएगा, कुछ नहीं। अब मैं आते हैं AI की चटपटी खुराक, जिसमें कौन से क्षेत्र में? विज्ञान क्षेत्र में। चलो भैया, विज्ञान, B+ ज्ञान, ठीक है। विज्ञान, किसी धातु का घनत्व, घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी, जो कितना स्थान घेरती है। तो किसी धातु का घनत्व सबसे ज़्यादा किस में होता है? सर्वाधिक, तो ओस्मियम का होता है भाई। ओजोन परत की में वायुमंडल में कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। अगर हम पृथ्वी के ऊपर करें तो पृथ्वी के सबसे ऊपर क्षोभ मंडल है। क्षोभ, क्षोभ का मतलब कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर चले तो समताप है। यहाँ पर हवाई जहाज भी उड़ाए जाते हैं, प्लेन, हवाई जहाज उड़ाने के लिए उपयुक्त है। सबसे ऊपर आयन है और उस पर बहिर्मंडल है, एक्सोस्फेयर, एक्सो। उसके ऊपर लगभग 1200 के आसपास चला, 640 चला जाता है किलोमीटर, 640 से ऊपर सैटेलाइट भेज देते हैं हम। हाँ, ये इससे ऊपर सैटेलाइट भेजते हैं, एक्सोस्फेयर से ऊपर सैटेलाइट भेजे जाते हैं। तो ओजोन लेयर जो है कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। काम क्या होता है इसका? फॉर्मूला O3। ये क्या करती है? पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी का मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, किरणों को कहाँ भेजती है? हमारे पास भेजती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, अभी तो ये रहेगा। गुर्दे की इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन। आप समझ लो, जैसे कि समझ लो नेफ्रॉन वो है, जैसे कि आप घर जब साफ़ करते हैं ना, तो कपड़ा थोड़ा सा वैसा होना चाहिए, थोड़ा सा रफ सा होना चाहिए। रफ कैसे? मतलब उसमें थोड़े से वो निकले होने चाहिए, क्या कहेंगे इनको, पोछे टाइप के। तो वो होती है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन ऐसे करके बनती है किडनी, किडनी का ऐसे करके बनाते हैं नेफ्रॉन। और अगर नेफ्रॉन में तो यहाँ पर छोटे छोटे वो बने होते हैं, जो ब्लड इनके बीच में से गुजरता है और साफ़ हो जाता है। जब नेफ्रॉन प्लेन हो जाते हैं ना, तभी जो है किडनी खराब हो जाती है। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन क्या है? ये एक मस्तिष्क से रिलेटेड है, मस्तिष्क की इकाई है। कोशिका क्या है? सेल्स है। सेल्स हमारी जो है, सेल्स कोशिकाओं से बना हुआ शरीर है। धमनी क्या होती है? आर्टरीज, आर्टरीज होती है जिसमें प्योर ब्लड जाता है, ताकि किसके लिए? हार्ट के लिए। तो याद रखेंगे नेफ्रॉन ये रहा। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा को सोलर सेल से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? कौन? सौर ऊर्जा। भाई सोलर सेल लगाए जाते हैं, पैनल लगाए जा रहे हैं, खूब दबा के लगाए जा रहे हैं। घर घरों में पीएम की योजनाएं चल रही हैं पैनल की। पैनल में जो छोटे छोटे फोटोवोल्टेइक सेल लगे होते हैं, वो सीधे सीधे किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कर देते हैं।
ओशन स्काई बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है आने वाले क्वेश्चन आएगा इसमें। ओशन स्काई 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो स्पेन ने की है। अब ओशन स्काई अभ्यास की स्पेन ने तो मेजबानी की है, लेकिन भारत इसमें शामिल हुआ है, भारत शामिल। अब याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया सुनो, यहाँ बता देता हूँ मैं भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, या भारत क्वेश्चन ही क्यों इंपॉर्टेंट हो गया। क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, पहली बार इस युद्ध अभ्यास में गैर नाटो देश शामिल हुआ है। कौन सा? भारत। गैर नाटो देश शामिल हुआ, भारत पहली लाइन। दूसरी चीज कि क्या है युद्ध अभ्यास? बहुराष्ट्रीय। बहुराष्ट्रीय का मतलब समझते हो, बहुत सारे देश शामिल हुए हैं इसमें। बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास पहले से ही आता रहा है, और नाटो शामिल होता है। ठीक, मतलब पहली बार हम नाटो के साथ जुड़े हैं, और नाटो से जुड़ना समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है। युद्ध अभ्यास है बहुराष्ट्रीय। और एक चीज और याद रखेंगे इसके बारे में, ठीक है, क्या याद रखेंगे? बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास हवाई वाला है, एयरफोर्स वाला। तो भारत की इंडियन एयरफोर्स IAF ये शामिल हुई है। एक वो भी लेके गए थे अपना, क्या कहते हैं, C-295 करके जहाज भी लेके गए एयरबस, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको बताने की। तो ये नाटो को शामिल हुआ। अब नाटो क्या है, नाटो के बारे में हम बात करते हैं AI की चटपटी खुराक में। नाटो क्या है? नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। याद रखेंगे, नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण अटलांटिक वो सॉरी उत्तरी अटलांटिक सहयोग संगठन। इसमें क्या है कि यूरोप, ऐसे करनी देख, तो मैं पूरा ही बता देता हूँ। UK, USA, फ्रांस, इन देशों ने इसकी शुरुआत की थी। नाटो बनाया था। क्यों बनाया था नाटो? नाटो बनाया था रूस को काउंटर करने के लिए। अब रूस तो ख़त्म हो गया, मतलब रूस ख़त्म का मतलब रूस उतना ताकतवर रहा नहीं अब कि उसको नाटो को काउंटर करेगा उसको। अब नाटो के साथ क्या हो गया, अभी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। किटसेट्स क्लियर करके याद रख लें, क्रिस्टल क्लियर याद रखेंगे, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी आर्थिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दूसरी चीज, नाटो का मुख्यालय कहाँ है भाई? नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल में। इंपॉर्टेंट ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नाटो की स्थापना कोई 1949 में हुई। सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में खत्म हुई थी। 1945 के बाद 1949 में ये हुई। कौन कितने देश शामिल हैं इस समय? 32 हो गए, पहले 28 थे, अब 32 हो गए, और लेटेस्ट है स्वीडन, ये भी याद रखेंगे, स्वीडन देश शामिल है। ठीक, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये समझ लीजिए, ये मानते हैं अगर नाटो पर हमला, तो मतलब नाटो पर कह रहा हूँ, किसी देश पे, नाटो के सदस्य देश पे हमला, नाटो पे हमला माना जाएगा, सारे देश एक साथ लड़ेंगे। अब भारत इसमें घुसा है पहली बार, तो इसका मतलब भारत की आगे उम्मीदें बढ़ रही हैं नाटो मेंबर बनने की। ठीक है, भारत पहली बार घुसा है, भारत शामिल हुआ, पहली बार गैर नाटो देश को अभ्यास के लिए लेकर आए। दक्षिण पूर्वी एशियाई फुटबॉल को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संगठन, जिसका नाम है फीफा, फीफा ने क्या शुरू किया है? क्या शुरू करा है? एशियन कप शुरू करा है। ये वही 10 देश हैं, अब 11 हो गए हैं, वही 11 देश हैं जिनके बारे में हम रोज़ ही बताते हैं, रोज़ ही बताते हैं, आज फिर बताएंगे, आदत है ना हमारी। क्या है ये? ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। कब बना? 8 अगस्त 1967 को। संगठन क्या है ये? हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया, जकार्ता। और कितने देश हो गए? 11 देश हो गए, अब पहले 10 थे। 11 देश में से कौन सा? तिमोर लिस्ते अभी जुड़ा है, तिमोर लिस्ते इस साल ही जुड़ा है। भारत इसका सदस्य नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत साउथ एशिया में पड़ता है, साउथ ईस्ट एशिया में नहीं पड़ता। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी और ऊपर बता दें। एक का था, एक मीटिंग हुई थी अभी इनकी 47वीं आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था।
कहाँ पर? मलेशिया में। कहाँ पर? कुआलालंपुर। मलेशिया कुआलालंपुर में हुआ था। और ये आसियान शिखर सम्मेलन जो हुआ था, इस आसियान शिखर सम्मेलन में फीफा से कहा कि हमारे लिए कोई कप बना दो, तो फीफा ने कप बना दिया है, फुटबॉल फेडरेशन है फीफा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। मोदी मिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसे महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने लॉन्च किया है? मतलब तो इनके बर्जिस देसाई हैं ये भाई, ये किताब याद कर लेना भाई, मोदी मिशन ये आएगी। ठीक है, आचार्य देवव्रत ने लॉन्च भी कर दिया, इसलिए आएगी। हाल में किस राज्य का पीएम श्री स्कूल, क्या पीएम श्री स्कूल मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं? वो कक्षा 1 से लेकर अभी तो 8 तक हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में 12 तक बनाए जाएंगे। कहाँ तक बनाए जाएंगे? 12 तक बनाए जाएंगे। और नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नैप या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ये एक प्रोजेक्ट है। इसके कौन थे अध्यक्ष? के कस्तूरीरंगन थे। के कस्तूरीरंगन थे अध्यक्ष। उनकी कमेटी की रिपोर्ट पर पहली बार किसी किसी राज्य ने साझेदारी की बात की। अब तक पीएम श्री क्या कहते थे? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लगा रही थी, लेकिन अब किसी राज्य ने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो वो राज्य केरल। और केरल को आप जानते हो तो साक्षरता में सर्व अव्वल है, नंबर 1 है। दूसरी चीज़, पूर्ण साक्षर जिला इसका कौन सा है? आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ मैं, जिसका नाम है पलक्कड़। ठीक, आगे आते हैं। 2025 का एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन, ये बहुत याद रखना है, एपेक कहाँ होगा? ये चीन में होगा। चीन में इस बार का मिल गया चीन में, और चीन में नवंबर में शुरू होगा। कब होगा? नवंबर में शुरू होगा। अच्छा, एपेक के बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ। एपेक में कितने देश शामिल हैं? 21 कंट्री शामिल हैं। एपेक का हेडक्वार्टर कहाँ? सिंगापुर में है। एआई की गहराई की बातें बता देते हैं आप लोगों को। और एपेक की फुल फॉर्म आप जानते हैं, एशिया पैसिफिक, ये याद लिख रहे हैं, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। यूएसए, कनाडा, ये सब इसके मेंबर हैं। ठीक है, जितने भी प्रशांत महासागर में आएंगे वो सब इसके सदस्य हैं। ऑस्ट्रेलिया भी इसका सदस्य है, भारत इसका सदस्य नहीं है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ नहीं है, इनको जरूर याद कर लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। लोग क्या करते हैं, उसमें लगा ही आते हैं कि एपेक का तो होगा ही, होगा नहीं, काम नहीं चलेगा। देखिए, धन्यवाद हमारा और आपका। मैंने बहुत जल्दी में, मतलब जल्दी का मतलब बहुत अच्छे से कम समय में, समय का प्रयोग कम करते हुए आप लोगों को 10 क्वेश्चन कराए, और मेरे हिसाब से आज 70 से 80 क्वेश्चन तो पकड़ ही लिए होंगे हमने इसमें। ठीक है, बाकी आप लोगों को चैनल अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लोगों तक बताएं और पहुँचाएँ मेरी बात तक। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का।